गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? लेसन 7 की एक्सरसाइज है ना। लेसन 7 का नाम क्या था? पौधों को जानिए, है ना। ठीक है, हमने क्या किया था? पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, पौधों में कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, उनके कौन कौन से वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें जाना था। ठीक है, चलिए तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला है? निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि कैसे है? इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है? इन्हें ठीक करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट बोला है तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। क्या बोला है? कि जो तना है वो क्या करता है? मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो ये क्या है? सही है क्या? तने का कार्य क्या होता है? कि पत्ती से जो भोजन होता है वो तने में आता है और तना सारे पार्ट्स को डिवाइड कर देता है ना, तने के थ्रू सारे पार्ट्स में ये चला जाता है ना। तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी से जल हमें कौन देता है? मिट्टी में पौधे की कौन सा भाग लगा होता है? हमने पढ़ा था जड़, है ना। तो इसे हमें बनाना होगा कि जो जड़ है वो क्या करती है? जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमें यहाँ तना नहीं बल्कि क्या लिखना है? जड़ लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड दिया गया है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? पत्तियां, है ना, और क्या बोला है? सीधा खड़ा। तो जो पत्तियां हैं वो क्या उसके थ्रू हमारा पेड़ खड़ा रहता है? क्या नहीं रहता। तो किसके द्वारा खड़ा रहता है? कौन रखता है हमारे पेड़ को सीधा खड़ा? बताइए, कौन रखता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तना, है ना। जो तना है वो क्या करता है? कि पौधे को सीधा खड़ा रखता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा तना। आप इसका सेंटेंस आगे लिख लीजिएगा। फिर बोला है, अगला है जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। क्या बोल रहा है? कि जो जड़ें है वो जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो क्या जड़ का काम होता है क्या पत्तियों को जल को पत्तियों तक पहुंचाने का? नहीं होता है ना। पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तना का होता है ना। ये जो तना है उसका कार्य होता है। तो यहाँ क्या आएगा? तना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। अब क्या बोला है? कि जो पुष्प है उसमें पंखुड़ियों की संख्या और जो पुंकेसर है उसकी संख्या समान होती है क्या? हमने बहुत सारे ऐसे पुष्प को देखा था जिसमें जरूरी नहीं है कि पुंकेसर और जो पंखुड़ियों की संख्या है बराबर हो। ठीक है, तो क्या आएगा? इसमें क्या लिखना है आपको? कि पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी। बोला है कि जो पुष्प का जो बाह्य दल होता है, जो है ना, जो पुष्प को संभाले रखता है, तो वो कैसा होता है? परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए यदि जो बाह्यतल होता है वो जुड़ा हुआ है तो उसकी जो पंखुड़ियां होगी वो भी कैसी होगी? जुड़ी होगी, क्योंकि वो उसको क्या करेगा? संभाल के रखेगा, अटैच रखेगा, तो उसकी पंखुड़ियां भी जुड़ी ही होगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। अब बोला है कि जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं वो अगर कैसी है? जुड़ी है ना, एक दूसरे से अटैच है, तो जो उसमें जो स्त्री केसर पाया जाता है
तो वह पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ठीक है, तो कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें पंखुड़ियां यदि जुड़ी हुई है तो उसके स्त्री केसर भी जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है कि पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्न के चित्र बनाइए। आपको यहाँ पर पत्ती का डायग्राम बनाना है, मूसला जड़ का बनाना है, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 3 में अध्ययन किया हो। ठीक है, हमने गुलाब का किया था तो आपको गुलाब का, उसकी पत्ती का और मूसला जड़ का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे पौधों के बारे में जाना था जिसे 3 वर्ग में डिवाइड किया था हमने, है ना। कौन कौन से थे? साग थे, झाड़ी था और वृक्ष था। ठीक है, तो इसमें बोला है कि क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे कोई पेड़ पौधे देखते हैं जिसका जो तना है कैसा है? दुर्बल है ना। और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो किसका तना दुर्बल होता है बताइए। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी ठंडी के मौसम में क्या सेम बहुत होती है ना। जो सेम का जो तना होता है, ठीक है, सेम का तना कैसा होता है? दुर्बल होता है ना। सेम का तना दुर्बल होता है और लंबा होता है ना। तो जो सेम का तना है दुर्बल होता है और लंबा होता है, तो ये क्या अपने आप ही ऊंचाइयों तक चले जाते हैं? क्या नहीं जाते? इसके लिए क्या लगता है? हमें सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जिन पौधों को ऊपर पहुंचाने में सहारे की आवश्यकता होती है उसे हमने किस वर्ग में रखा था? पढ़ा है हमने आरोही वर्ग में, है ना। आरोही वर्ग में रखा था। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जी हाँ, हमारे आंगन में या हमारे घर में सेम का पौधा है जिसका तना कैसा है? दुर्बल है और लंबा है ना। दुर्बल है और लंबा है और हम इसे आरोही वर्ग में रखना चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए पौधों में तने का क्या कार्य है। अब पौधों में हमने कुछ तने के कार्य पढ़े थे, अब हम इसमें देखेंगे कि पौधे में तने के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो पौधे में तने के कार्य कौन कौन से हैं? पौधे के सभी वायवीय भागों को धारण करने के लिए स्थान प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा कि जो तना है वो क्या करता है कि उसके जितने भी वायवीय भाग होते हैं, है ना, जो कि छिद्र वाले भाग होते हैं जिससे कि वायु अंदर जाती है ना, तो उसे धारण करने के स्थान के लिए स्थान प्रस्तुत करता है। उसके लिए एक स्थान बना देता है ताकि जो वायु है वो कैसी हो? पौधे तक चली जाए। ठीक है, फिर क्या करता है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो तना है वो क्या करता है? सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है ना, पौधे को सीधा रखने का कार्य करता है। ठीक है, सीधा रखने का कार्य करता है, वायु पहुंचाने का कार्य करता है, वायु के लिए स्थान बनाता है। ठीक है, और कौन से कार्य हो सकते हैं इसके? जो जड़ से जो हमें जल और क्या खनिज लवण प्राप्त होते हैं, है ना, तो उसे क्या करता है? जल को और खनिज लवण, ठीक है, खनिजों को क्या करता है? यह ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो तना होता है वह जल खनिजों को ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कौन से कार्य करता है? और जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है ना, जो पत्तियों द्वारा भोजन बनता है उसको क्या करता है? नीचे तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है
निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका जाली विन्यास, जिसका जो सिरा विन्यास है वो कैसा होता है, जालिका रूपी होता है। ठीक है, अब क्या क्या दिया है आपको, गेहूं है, तुलसी है, मक्का है, घास है, धनिया और गुड़हल है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी। जो तुलसी है ना, जो तुलसी है उसकी जो जड़ होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है, रेशेदार होती है, उसकी कोई मूसला जड़ नहीं होती है ना। आप उसके पौधे को खोद कर देखिएगा, बिल्कुल ऐसे गुच्छे वाली जड़ निकलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगी, तुलसी। ठीक है, तो तुलसी के जो पत्ते होंगे, अब जिसकी जड़ गुच्छेदार होती है, जिसमें कोई मूसला जड़ नहीं होती, तो क्या होता है कि उसके पत्तियों पे भी जाली विन्यास पाया जाता है ना, जाली का रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए दूसरा कौन सा हो जाएगा, जैसे धनिया। धनिया के पत्तियों को देखा होगा, यदि आप उसको ड्राइव करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जाली का रूपी सिरा विन्यास मिल जाएगा। ठीक है, और कौन सा है, जो गुड़हल होता है। ठीक है, ये भी आपका जाली का रूपी सिरा विन्यास के, जाली का रूपी सिरा विन्यास गुड़हल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब जो गेहूं है, मक्का है, घास है, तो आपने देखा होगा कि जो घास है, मक्का और गेहूं, इनकी जो पत्तियां होती है ये कैसी होती है, समांतर सिरा विन्यास वाली होती है ना, ऐसी। इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है और ये मध्य सिरा विन्यास होता है। तो जितने भी घास होते हैं या जिसकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है वे क्या होते हैं, तो ये जालिका रूपी सिरा विन्यास में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हम इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। अभी हमने पढ़ा कि जो जिसकी भी जड़ कैसी होती है, रेशेदार होती है ना, तो उसका जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है। हमने अभी कुछ देर पहले, जिसमें क्या होती है, एक मूसला जड़ होती है ना, ये एक मूसला जड़ होती है ऐसा। ठीक है, ये इसकी मेन जड़ हो गई और इसके बाद फिर दूसरी जड़ें निकलती इधर। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की जो जड़ें निकलती है उसका सिरा विन्यास कैसे होता है, अभी मैंने पत्तियों के थ्रू आपको बताया था। कैसा होगा इसका सिरा विन्यास, समांतर होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। अभी हमने यहाँ कुछ देर पहले पढ़ा है ना कि जो जिसकी पत्तियां कैसी होगी, जालिका रूपी होगी, तो उसका सिरा विन्यास कैसा हो, जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा जिस पौधे की पत्ती का, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी बताइए। देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, जो यहाँ पर रेशेदार दिया है ना, तो रेशेदार में क्या होगा कि जो इसकी जड़ें होती है ना, इसमें कोई एक ही जड़ नहीं होती है। एक्चुअली वो रेशेदार से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो 6 का आंसर आएगा वो तो हमने बताया कि उसका समांतर सिरा विन्यास होगा, पर उसकी जो जड़ का डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये होती है रेशेदार जड़, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, पर माइंड से निकल गया। ठीक है, इस प्रकार की इसकी जड़ होगी। ठीक है, जिसका क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये काय में घास वगैरह में पाई जाती है ना, जो घास वाली होती है उसमें समांतर सिरा विन्यास होगा। अब देखिए जो फिर बोला है क्या, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो जो जालिका रूपी हमने ये पढ़ा था, जालिका रूपी होगी तो इसकी जो जड़ें होगी वो कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। ठीक है, इसकी जो जड़ें होगी वो कैसी होगी, मूसला जड़ें होगी। ठीक है,
तो आपको लिखना है कि जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है। ठीक है, अब देखिए मूसला जड़ कैसी होगी, जो हमने कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था, है ना, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ठीक है, ऐसी जिसकी ये एक मेन जड़ होती है और उसके बाद फिर ये उससे होकर दूसरी जड़ें निकलती है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, नीचे देखते हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झटका जड़? कैसे, है ना, जो रेशेदार जड़ होती है उसे झटका जड़ भी कहा जाता है। तो हम पत्ती का डायग्राम बनाकर बता सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी होगी, है ना। तो आपको लिखना है कि हाँ, पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान, क्या बोला है कि जो पत्तियों की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखिए बोला है कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ कैसी होगी। तो जब हम उसकी छाप बनाएंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, यदि हमें एक पत्ती में ऐसा मिल रहा है, देखिए हमें एक लीफ बनाते हैं यहाँ, है ना, ये एक पत्ती का डायग्राम हो गया। ठीक है, यदि हमने इसकी छाप बनाई और इसमें हमें कैसा मिल रहा है, ऐसा सिरा विन्यास मिल रहा है या उसका डायग्राम बन रहा है ना, जिसमें कई प्रकार की और भी इधर में सिरा विन्यास निकले हैं, है ना, जो जाल के रूप में जैसे दिखाई दे रहा है। तो हम पहचान सकते हैं कि इसकी जो जड़ होगी वो कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। ठीक है, इसकी जो जड़ कैसी होगी, ये मूसला जड़ होगी। तो हम पहचान सकते हैं। फिर सेकंड हम बनाते हैं एक ऐसी लीफ, है ना, जिसका जो सिरा विन्यास होगा कैसा होगा, बिल्कुल समांतर होगा, है ना, ऐसा जैसे घास में मक्के में होता है। ठीक है, तो इसकी जड़ें कैसी होगी, झटका जड़ होगी। ठीक है, झटका जड़ या रेशेदार जड़। ठीक है, अब देखिए पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब हमें पुष्प के विभिन्न भागों का नाम लिखना है ना। अब पुष्प के कौन कौन से भाग है, आपने देखा था, है ना, कौन कौन से भाग थे, जैसे कि हम एक पुष्प का बोला है ना, तो पुष्प में कौन कौन क्या क्या पाया गया था, बाह्यदल होता है ना, पढ़ा था आपने। बाह्यदल होता है जो उसे संभाल के रखता है ना, पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर होता है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं बताइए। दलपुंज होता है ना, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, पर दलपुंज भी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, तो पुंकेसर को भी एक नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पुमंग, है ना। पुमंग, और जो स्त्री केसर होता है उसे जायांग कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं। अब बताना है हमें कि किस किस पौधे में फूल होता है। ठीक है, देखिए किस किस पौधे में फूल होता है। फर्स्ट है घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। ठीक है,
तो इसमें जिस जिस में भी फूल पाए जाते हैं हम उस पे गोला लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पेड़ है जिनमें फूल पाए जाते हैं? देखिए, घास में होता है क्या? नहीं। तो मक्के में पाया जाता है। कुछ घास भी होते हैं जिसमें फूल पाए जाते हैं। फिर ले लेंगे हम मिर्च में, गेहूं में नहीं होते। ठीक है, मिर्च का फूल होता है, टमाटर में होते हैं। ठीक है, तुलसी का फूल होता है, आपने देखा होगा आपके घर होगी तो। पीपल का होता है ना। शीशम में नहीं होता, बरगद में होता है। ठीक है, आम का होता है, जामुन का होता है, अमरूद का होता है ना। और क्या का होता है? अनार का होता है, पपीते में भी फूल होता है। फिर होता है केले में भी फूल होता है, नींबू में भी फूल होता है। गन्ने में नहीं होता, आलू में, आलू के भी फूल निकल कर आते हैं, है ना, आपने देखा होगा। और मूंगफली। ठीक है, तो ये सब क्या है जिसमें फूल पाए जाते हैं उनके नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अब पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो कि भोजन बनाता है? तो कौन सा भाग है जो क्या करता है? भोजन बनाता है। तो पौधे का कौन सा भाग है? पत्ती है ना। जो पत्ती होती है वह क्या करती है? भोजन बनाती है ना। तो कौन से प्रक्रम द्वारा बनाती है? हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? अब पुष्प का कौन सा भाग था जिसमें कि अंडाशय मिला था? हमने देखा था कि जब हमने क्या किया था, स्त्री केसर का अच्छे से काट कर उसकी जांच की थी, है ना। जब उसे अच्छे से देखा था लेंस में, तब हमें वहां पर अंडाशय दिखे थे जिसमें कि छोटे छोटे क्या मिले थे? हमें बीजांड भी मिले थे। तो किसका हम किस भाग में मिलेगा हमें? स्त्री केसर में। ठीक है, स्त्री केसर, जिसे क्या कहा जाता है? जायांग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल हो। अब हमें ऐसे पुष्पों के नाम लिखने हैं जिसमें कि संयुक्त और अलग अलग भी क्या पाए जाते हैं? बाह्यदल पाए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पुष्प है सोचिए। अब संयुक्त वाले देख लेते हैं हम पहले, है ना, जिसमें संयुक्त पाए जाते हैं। तो संयुक्त में कौन कौन से हो गए? याद कीजिए, जैसे गुड़हल हो गया, है ना। जो गुड़हल होता है उसमें क्या होता है? संयुक्त बाह्यदल पाया जाता है। और कौन सा हो गया? बबूल हो गया। ठीक है, और कौन सा है? मिर्च हो गई, उसमें भी संयुक्त पाया जाता है। अब उसके पुष्पों को अच्छे से देखिएगा जरूर। ठीक है, और कौन सा? सूरजमुखी, है ना। फिर जैसे प्याज और गेहूं। ठीक है, प्याज और गेहूं में भी संयुक्त बाह्यदल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस किस में अलग अलग बाह्यदल पाए जाते हैं। अब अलग अलग बाह्यदल पाए जाने वाले पुष्प कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे कि सरसों, आपने सरसों का फूल देखा होगा। उसके जो फूल का जो बाह्यदल होता है वो अलग अलग होता है ना। हम उसकी एक एक पत्ती को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और मटर का हो गया, इसके भी अलग अलग फूलों को तोड़ा जा सकता है। गुलाब हो गया, इसका भी जो बाह्यदल होता है वो कैसा होता है? अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी लेसन 7 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, सोच समझ कर पढ़िए, है ना, समझ समझ कर। आप अपने आसपास के प्रैक्टिकल, आसपास के वस्तुओं को देख कर, ये सब चीज़ें आसपास होती है हमारे, तो उसको देखिएगा। फूलों का एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है, उसके तने में देखिए।
पत्तियों को कैसे उसकी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, है ना। तो आपको ये जो है जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।